हेलो स्टूडेंट्स, सीसीआई कैरियर मेकर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। अब हम देखते हैं कि यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल है उसकी अलग-अलग पोजीशन पर जब वो रखा होता है तो उस यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। जैसे यूनिट सेल के टाइप्स हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं एक सिंपल यूनिट सेल को यहां लेके चल रहा हूं और सिंपल यूनिट सेल के बेसिस पर मान लीजिए ये एक यूनिट सेल मेरे पास है। इस यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो कौन कौन सी पोजीशन पर रखा होने पर उसका इस यूनिट सेल में कितना हिस्सा आएगा, यानी क्या कंट्रीब्यूशन होगा, वो हम यहां देखने वाले हैं। मेरा कहना कुछ ऐसा है कि यूनिट सेल जो होती है उस पर उसमें उसके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है वो अलग अलग पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। अलग अलग पोजीशन पर कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होने पर उस यूनिट सेल में उस कांस्टेंट पार्टिकल का कितना हिस्सा शेयर होगा उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। और उस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर ये देखा जाएगा कि उस यूनिट सेल में फाइनली कितना एटम प्रेजेंट है। क्योंकि एटम को हम यहाँ एक गोले के रूप में यानी एक स्फेरिकल साइज में उसको, और वो भी सब यानी सारे एटम्स सेम साइज के हमने यहाँ सपोज किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यदि कोई कांस्टेंट पार्टिकल किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट है, जैसे कि यहां रखा हो, ये कोई कांस्टेंट पार्टिकल है, तो इस कांस्टेंट पार्टिकल की जो पोजीशन है इसको मैं नंबर देता हूं फर्स्ट, और मैं लिख देता हूं एट कॉर्नर। मीनिंग ये हुआ कि यदि कोई कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो उस कॉर्नर पर प्रेजेंट कांस्टेंट पार्टिकल का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल में आएगा। तो इसके लिए जरा हम थोड़ा सा इस तरह से सोचेंगे कि यूनिट सेल जो होती हैं वो 3D में अरेंज होकर क्रिस्टल फॉर्म करती हैं, यानी सॉलिड को बनाती हैं। तो इस यूनिट सेल के बैक में यानी पीछे की साइड एक यूनिट सेल होगी। इस यूनिट सेल के राइट साइड में एक और यूनिट सेल होगा, और इस यूनिट सेल के जो राइट साइड में यूनिट सेल था उसके बैक में भी एक यूनिट सेल होगा। कुल मिलाकर मेरा कहना यह हुआ कि एक ही प्लेन में यानी एक ही प्लेन में 4 यूनिट सेल हो गई, और उन 4 यूनिट सेल के जो सेंटर है, चारों जब यूनिट सेल को आप मिलाएंगे तो चारों के सेंटर पर कोई एटम रखा हुआ है, और इन चारों यूनिट सेल के ऊपर भी 4 यूनिट सेल सेकंड प्लेन में है। तो ये जो एटम होगा ये कितनी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब कितनी यूनिट सेल में ये जाने वाला है। तो कुल मिलाकर ये 8 यूनिट सेल में जाएगा। 4 तो फर्स्ट प्लेन की, 4 इसके ऊपर। इसको आप यूं समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जिस रूम में हम हैं उसके इस वाले कॉर्नर पर एक कांस्टेंट पार्टिकल कोने में रखा हुआ है। तो ये जो एटम होगा ये 4 तो इसी प्लेन के रूम्स हैं, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन 4 जो रूम्स हैं इसी प्लेन के, उनमें कंट्रीब्यूट करेगा, और 4 ही इसके ऊपर, हर रूम के ऊपर एक रूम मान लें, तो 4 ही रूम कहां होंगे, ऊपर। ठीक इसी तरह से यूनिट सेल होती हैं। और यदि कांस्टेंट पार्टिकल उस कॉर्नर पर रखा हुआ है तो वो कितने रूम्स में जाके डिवाइड होगा, 8 में। तो इस यूनिट सेल में इस यूनिट सेल में इस कांस्टेंट पार्टिकल का कितना हिस्सा आया, 1/8। 1/8 यानी 1/8। तो मीनिंग ये हुआ यदि कोई कांस्टेंट पार्टिकल किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो उसका 1/8 उस यूनिट सेल में शेयर करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो सेकंड टाइप की यूनिट सेल होगी, यानी जो सेकंड पोजीशन होगा, उस पोजीशन में क्या होगा, नंबर 2। और नंबर 2 हम मान लें कि जो एटम है एट बॉडी सेंटर,
यानी बॉडी के सेंटर पर है, यानी कुछ इस तरह से ये यूनिट सेल हमारी, और इस यूनिट सेल के यहां ये जो बॉडी का सेंटर है इस पर ये एटम प्रेजेंट है। तो देखना ये है कि ये एटम इस यूनिट सेल में कितना भीतर है। तो हम देख सकते हैं और हमको स्पष्ट ये दिख भी रहा है कि ये जो यूनिट सेल है इसमें ये वाला जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो बॉडी के सेंटर पर है, इट विल बी 100% इनसाइड। ये 100% इनसाइड यानी ये पूरी तरह से यूनिट सेल के भीतर है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1, क्योंकि ये पूरी तरह से इस यूनिट सेल के भीतर है। नेक्स्ट अगर नंबर 3 पर देखा जाए तो नंबर 3 पर मान लीजिए कोई कांस्टेंट पार्टिकल फेस के सेंटर पर रखा हुआ है, तो हम लिख देते हैं एट फेस सेंटर। तो यूनिट सेल कैसे बनेगा, इस तरह से, ये यूनिट सेल हो गया। और कांस्टेंट पार्टिकल कहां रखा हुआ है, फेस पर, और फेस के भी सेंटर पर। तो हम देख रहे हैं कितने फेस है हमारे पास, यहाँ 6 फेस हैं। ये ऊपर वाला फेस हो गया, रूम की तरह आप सपोज कर सकते हैं। रूम में जैसे नीचे फर्श होती है, ऊपर छत होता है, रूफ, और 4 दीवारें होती हैं, इस तरह से ये यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल अगर फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है, यानी कुछ ऐसा, मैं यहां रख देता हूं इसको, यहां ये रखा, ये फेस के सेंटर पर, फेस ऊपर वाले फेस के सेंटर पर ये मैंने एटम रखा है। तो ये कितना इस यूनिट सेल के भीतर होगा, तो आधा तो ये जाएगा इसके ऊपर वाली यूनिट सेल में, आधा तो ये जाएगा इसके ऊपर वाली यूनिट सेल में, और आधा ये इसमें रहने वाला है। इट मींस इट विल बी 50% इन दिस यूनिट सेल, यानी ये जो कांस्टेंट पार्टिकल है ये 50% इस यूनिट सेल के भीतर होगा। आधा इसमें होगा, आधा इसके ऊपर वाली यूनिट सेल में होगा। हम कुछ ऐसा सपोज कर सकते हैं कि जिस रूम में हम हैं उसकी दीवार पर कोई हमने एटम रखा हुआ है, तो आधा तो वो इस रूम में होगा और आधा इसके साइड वाले रूम में। तो यहां इसका 50% कंट्रीब्यूट होगा। तो 50% को हम लिख सकते हैं 1/2, हाफ। नेक्स्ट हम और देख सकते हैं कि किस तरह से कांस्टेंट पार्टिकल की पोजीशन चेंज होने पर उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा। तो नंबर 4th कंडीशन पर जो हम देख रहे हैं, नंबर 4th है एट एज सेंटर। एज सेंटर मतलब किनारे के सेंटर पर। तो जैसा कि ये आपको एक यूनिट सेल दिखाई दे रहा है, इस यूनिट सेल में हमने कांस्टेंट पार्टिकल को रखा हुआ है एज के सेंटर पर। तो आप देख लें जरा कितनी एज इस यूनिट सेल में प्रेजेंट है, तो आपको पता चलेगा। इसमें कुल मिलाकर, ये थोड़ा डायग्राम ठीक नहीं बना है, कोई नहीं, हम एज के सेंटर पर कांस्टेंट पार्टिकल को लिखते हैं यहां। हाउ मेनी एजेज आर इन दिस यूनिट सेल, तो आंसर होगा 12। 1 2 3 4, ऐसे 4 नीचे और 4 ये साइड में, 1 2 3 4, कुल मिलाकर 12 एजेज इसके अंदर है। तो ये जो कांस्टेंट पार्टिकल होगा ये वाला, वो इस यूनिट सेल के भीतर कितना होगा। तो इस यूनिट सेल के भीतर कितना होगा इसको हम तभी देख पाएंगे, पहले हम ये देख लें कि ये कितने यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होगा। तो हम देख रहे हैं कि एक यूनिट सेल बिल्कुल इसके यहां इस तरफ, दूसरा इसके बैक में और एक इसके बैक में, कुल मिलाकर ये 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होगा। और 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होगा तो इसका जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो हुआ कितना, 25%, 25%, और उसको हम लिख सकते हैं 1/4। तो हमने क्या देखा है कि अलग अलग पोजीशन पर किसी यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो अलग अलग पोजीशन पर होने पर उसका कंट्रीब्यूशन किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस कंट्रीब्यूशन को मैंने यहां 4 पोजीशन से रिप्रेजेंट किया है। यदि कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो इसका जो कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 1/8। क्यों,
क्योंकि ये 8 यूनिट सेल में डिवाइड होगा, तो इस कांस्टेंट पार्टिकल का 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा। नेक्स्ट अगर देखें बॉडी सेंटर, तो बॉडी के सेंटर पर अगर कोई कांस्टेंट पार्टिकल है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, तो ये 100% इसी यूनिट सेल में है, तो इसका कंट्रीब्यूशन पड़ा जाएगा 1। नेक्स्ट अगर हम देखें कि फेस के सेंटर पर कोई कांस्टेंट पार्टिकल रखा हुआ है, तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा 50%, यानी 1/2, हाफ। नेक्स्ट हम देखें यदि एज के सेंटर पर रखा हुआ है, तो वो 25% कंट्रीब्यूट करेगा इस यूनिट सेल में, और उसका जो कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 1/4, यानी 1/4। अब हम ये देखते हैं कि टाइप ऑफ यूनिट सेल जो हमारी थी, टाइप ऑफ यूनिट सेल, उनमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होंगे, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन ए क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम पढ़ें नंबर ऑफ एटम्स इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, यानी किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास यूनिट सेल के टाइप कौन कौन से थे। तो नंबर फर्स्ट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो थी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर हमने कुछ ऐसा ड्रॉ किया था, यानी आप इसको यहां से देख सकते हैं। और इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल था वो इसके कॉर्नर पर प्रेजेंट था। तो कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट होगा उसको जरा हम कुछ ऐसा लिख देते हैं। अब आपको बताना यह है कि इस यूनिट सेल में टोटल इफेक्टिव नंबर कितना होगा। मतलब ये हुआ कि इस यूनिट सेल के हिस्से में कितने एटम आने वाले हैं। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट पार्टिकल जब कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है तो कॉर्नर वाले एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/8, यानी 1/8। और 1/8 होगा इस वाले कांस्टेंट पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में 1/8 होगा। तो टोटल कॉर्नर्स पर जो एटम रखे हैं उनकी नंबरिंग कितनी है, 8। और एक एटम से हमको मिलता है 1/8, तो टोटल 8 एटम से कितना मिलेगा, तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 1/8 into 8 is equals to 1। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम होगा, यानी कितने एटम उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उसकी नंबरिंग होने वाली है 1। नेक्स्ट जो हमने यूनिट सेल का टाइप देखा था, वो जो नेक्स्ट यूनिट सेल का टाइप हमारा था वो था सेंटर्ड यूनिट सेल में। अगर हम जाएं तो नंबर सेकंड पर जो हमारे पास यूनिट सेल थी वो थी BCC, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। हिंदी में इसको कहते हैं काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। और इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार से। आपको पता है कि BCC में जो एटम होगा वो कहां कहां प्रेजेंट होगा, ऑल कॉर्नर्स और बॉडी सेंटर। तो इसका स्ट्रक्चर जो मैं बनाऊंगा वो कुछ इस तरह से। कांस्टेंट पार्टिकल को अरेंज करूं तो कांस्टेंट पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक होगा बॉडी के सेंटर पर। जी हां, बॉडी के सेंटर पर ये इस तरह से। अब आपको बताना यह है कि इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना होगा। अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि अलग अलग पोजीशन पर एटम की प्रेजेंसी होने पर उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल में अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं यदि कॉर्नर पर कोई एटम प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन हम कितना पढ़े थे, 1/8। और बॉडी के सेंटर पर कोई एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन हम कितना पढ़ चुके हैं, 1, क्योंकि ये तो पूरी तरह इसी के भीतर है।
तो फाइनली इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि 1/8 इंटू 8, ये कैसे लिखा मैंने, कॉर्नर पर जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, और टोटल कॉर्नर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक कॉर्नर वाले का 1/8, तो 8 का कितना होगा, इंटू कर दिया मैंने, प्लस 1 क्यों, क्योंकि बॉडी के जो सेंटर पर है, बॉडी सेंटर पर उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है 1। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 2। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स हैं उनकी नंबरिंग होगी 2। नेक्स्ट हम देखें जो यूनिट सेल का अगला जो टाइप होगा, उस नेक्स्ट टाइप को देखें तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो अगले यूनिट सेल होगी जैसे एफसीसी, और एफसीसी के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो कहां प्रेजेंट होता है, तो हम जानते हैं ऑल कॉर्नर्स पर, और इसके अलावा और कहां, ऑल फेसेज के सेंटर पर, ऑल फेसेज के सेंटर पर। तो अगर डायग्राम हम इसका बनाएं तो कैसे बनेगा, ये बन रहा है हमारे पास एफसीसी का स्ट्रक्चर, और एफसीसी के स्ट्रक्चर में जो कांस्टेंट पार्टिकल है, कांस्टेंट जो पार्टिकल है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहां कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, 8 कॉर्नर्स हैं, और उसके अलावा होगा फेस के सेंटर पर। फेस के सेंटर पर जो एटम होगा उसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं, हाउ मेनी फेसेस आर इन दिस यूनिट सेल, तो आंसर होगा 6। तो 6 फेस के सेंटर पर रखना है, 1 2 3 4, ये तो साइड वाले, ये ऊपर वाला फेस है, ये नीचे वाला फेस है, ये साइड वाले हैं दोनों। अब एक फेस इसमें ये भी होगा, ये वाला, ये आप देख रहे हैं इस तरह से, ये सामने वाला फेस है, एक बैक वाला, तो सामने वाले फेस का जो कांस्टेंट पार्टिकल उसको मैं यहां रख देता हूं, बैक वाले का यहां रख देता हूं। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये बन गया एफसीसी का स्ट्रक्चर। लेकिन इस एफसीसी के स्ट्रक्चर में यदि हम नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कैलकुलेट करने के लिए हमको करना क्या होगा कि जो कॉर्नर पर एटम होता है इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, और जो फेस के सेंटर पर एटम होता है इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, यानी 50%। तो टोटल इसमें कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स की नंबरिंग क्या हुई, टोटल कितना एटम हमें कैलकुलेट करेंगे, तो मैं लिखने वाला हूं 1/8 इंटू 8। ये कैसे लिखा मैंने, आप कॉर्नर पर जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल कॉर्नर्स 8, तो 1/8 इंटू 8 सभी का निकल जाएगा। और फेस के सेंटर पर जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है हाफ, यानी 1/2 इंटू, और कितने फेसेज हैं 6। सॉल्व करो, सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आने वाला है 4। इसका सॉल्यूशन 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, टोटल करोगे तो 4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफसीसी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम की नंबरिंग हुई 4। नेक्स्ट हम देखें कि एक और यूनिट सेल है जो कि थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है इससे, और उस यूनिट सेल को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं यहां, नंबर 4, वो है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये क्यूब होगा और इसके सभी कॉर्नर्स पर कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, जैसा कि आपको यहां दिखा रखा है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं सभी कॉर्नर पर कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है। लेकिन एंड सेंटर्ड की शर्त क्या होती है कि
कांस्टेंट पार्टिकल, सॉरी ये रह गया, एंड सेंटर्ड की शर्त क्या होती है कि कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर्स के अलावा कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं एक तो यहां लिख देता हूं और दूसरा मैंने यहां लिख दिया, अपोजिट फेस, कोई भी दो अपोजिट फेस आप ले लें। तो हमको यहां इसका कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो हम कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल पाएंगे, जरा देखें। कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना पढ़े हम, 1/8, और फेस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना पढ़े हैं, 1/2। तो फाइनली कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करोगे, 1/8 इंटू 8, क्योंकि 8 कोने हैं, प्लस 1/2 इंटू 2। 2 क्यों, क्योंकि दो ही फेसों पर हमने एटम को रखा हुआ है। तो फाइनली सॉल्व करो, 1/8 इंटू 8 1, और 1/2 इंटू 2 1, तो आंसर आया 2। कुल मिलाकर जो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है उसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम है उसकी नंबरिंग आई 2। अब जरा एक बार हम इन सबको समराइज कर लेते हैं। कैसे, देखें आप कि जो यूनिट सेल होती है उस यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जितने प्रकार की यूनिट सेल थी हमने उन सबको 1 बाय 1 करके नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम को यहां देख लिया है। आप देखें जरा, नंबर ऑफ एटम्स इन ए क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल था वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होता है, और कॉर्नर वाले का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/8, और 1/8 होगा, 1/8 होगा तो 8 कॉर्नर्स है, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम की नंबरिंग हुई कितनी, 1। इसका मीनिंग क्या होता है कि इस यूनिट सेल में कितना एटम फाइनली प्रेजेंट होगा, इस तरह से आप इसका अंदाजा लगाएं। नेक्स्ट अगर देखें तो दूसरे टाइप की यूनिट सेल थी, वो थी बीसीसी। बीसीसी में जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है वो सभी कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होता ही होता है, साथ ही साथ बॉडी के सेंटर पर भी प्रेजेंट होता है। तो आप अगर बीसीसी को देखें तो आपको पता चलेगा कि कॉर्नर पर जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी सेंटर पर फाइनली 1, तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 2। नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर 3 पर एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है, कॉर्नर के साथ साथ सभी फेसेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होता है। तो 6 फेसेस होते हैं, मैं लिख सकता हूं कॉर्नर वाले का 1/8, फेस सेंटर पर जो होता है उसका 1/2। तो फाइनली जब कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूंगा तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6। 1/2 क्यों किया, क्योंकि फेस सेंटर पर जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है उसका कंट्रीब्यूशन हाफ पड़ा जाता है। तो फाइनली मेरे पास आंसर कितना आया, 4। अगर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करूं तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल होगा वो सभी कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ कोई भी दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होता है। इस बेसिस पर मैं इनका फाइनली कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं, 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। तो ये था डियर स्टूडेंट्स कि यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन पर उसका कंट्रीब्यूशन कैसे पढ़ा जाएगा, जो कि हमने देखा, अलग अलग पोजीशन पर देखा, और जितने टाइप्स की हमारे पास यूनिट सेल थी हमने उनका भी कंट्रीब्यूशन यहां निकालकर देखा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, यानी ठोसों में निबिड़ संकुलन। अब ठोसों में निबिड़ संकुलन कैसे पढ़ा जाएगा, मैं लिख दूं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और बेसिकली हम ठोसों में ही पढ़ रहे हैं, तो इसी को हिंदी में कहते हैं ठोसों में, मतलब सॉलिड्स में, ठोसों में निबिड़ संकुलन। इस तरह की जो शब्दावली है हो सकता है आपके सामने पहली बार आई हो कि निबिड़ का मतलब क्या होता है। निबिड़ का मतलब ये हुआ कि सॉलिड्स जो होते हैं वो जब फॉर्म होते हैं तो कांस्टेंट पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होता है, और क्लोज होने पर जो स्ट्रक्चर बनती है उनको हम कहते हैं निबिड़। यानी निबिड़ हिंदी का वर्ड है, बाकी इसको इंग्लिश में क्लोज
और पैक्ड वो पूरी तरह से वो एक दूसरे के साथ सटे होते हैं। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक विमीय, नंबर फर्स्ट, एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब ये क्या है एक विमीय निबिड़ संकुलन? यानी क्लोज पैक्ड इन वन डायरेक्शन या डायमेंशन, तो इसको 1D के नाम से भी पढ़ा जाता है। इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल है उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। कैसा कि कांस्टेंट पार्टिकल एक लाइनिंग फॉर्म में इस तरह से एक दूसरे को टच करता हुआ, इस तरह से यूं टच करता हुआ चलेगा। क्योंकि ये एक ही एक्सिस के अलोंग है, आप इसको एक्स वाई जेड कोई भी एक एक्सिस के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको बनी इसका नाम होगा एक विमीय निबिड़ संकुलन। नेक्स्ट जो होगा एक विमीय के बाद जो सेकंड होगा वो होगा नंबर सेकंड, वो होगा द्विविमीय निबिड़ संकुलन। नंबर सेकंड वो होगा द्विविमीय निबिड़ संकुलन। और द्विविमीय निबिड़ संकुलन को अपन कहते हैं क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन। इसको हम लिख सकते हैं टू डायमेंशन, मतलब इसको मैं 2D कह दूं और इसको 2D स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। अब हमको यहां थोड़ा सा ठीक से फोकस करने की आवश्यकता होगी कि जो 2D के स्ट्रक्चर हैं वो बनते कैसे हैं। सपोज मेरे पास ये 1D का स्ट्रक्चर था। अब 1D के स्ट्रक्चर के इन एटम्स को, क्योंकि हमने एटम्स को यहां एक गोले के रूप में माना है, गोले सारे सेम साइज के हमने लिए हैं। अगर हम यहां इस 1D स्ट्रक्चर को एक विमीय जो संरचना है इसको 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं और 2D बना सकते हैं। कैसे? मान लीजिए मैंने संरचना कुछ इस ढंग से बनाई कि ये मेरे पास एक विमीय स्ट्रक्चर का गोला था, ये अरेंजमेंट था। ये एक एक्सिस के, किसी भी वन एक्सिस के अलोंग है। अब सेकंड लेयर सेम ऐसे ही एटमों की सेकंड लेयर में इसके यहां लगा देता हूं। ये सेम साइज के हैं, बनने में छोटे बड़े हो सकते हैं, बट आप इनको सेम साइज के एटम समझें इस तरह से। सेकंड, इसी 1D का सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि एटम्स की जो 1D की लेयर है उसको मैं इस तरह से लगाऊं, इस तरह से, और इसके बाद जो ऐसी सेम रो है उसको एटम के सीध में एटम ना रखकर मैं इस तरह से अरेंज कर दूं। यूं देख रहे हैं आप, इस तरह से। इन दोनों स्ट्रक्चरों में एटम का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। कैसे कि इस वाले स्ट्रक्चर में, अच्छा हमने 2D को 1D से ही बनाया है। 1D में ये जो स्ट्रक्चर थी इसकी एक लेयर, ये लेयर मतलब एक रो है ये, और सेकंड रो भी इसके साथ, थर्ड भी। लेकिन रो का अरेंजमेंट इस तरह से है कि एटमों के जो सेंटर हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल सीध में है, यानी एटम की डायरेक्शन में एटम है। जैसे ये एटम रखा हुआ है इसके बिल्कुल सीध में एटम है, फिर नेक्स्ट भी इसके सीध में एटम है। अब यहां क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसमें ये जो लेयर है, ये जो रो है, इसको यदि मैं ए पढ़ूं तो ये भी सेम ए होगा क्योंकि सेम इसी के जैसा अरेंजमेंट है, तो ये भी ए होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने निकल कर आ रही है ये वाली, इस स्ट्रक्चर को मैं नाम दूंगा ए टाइप स्ट्रक्चर, क्योंकि ये इसी तरह से और आगे बढ़ेगी। जबकि यहां जो होगा
ये ए होगा तो ये ए नहीं होगा, ये बी होगा, तो फिर से ये एक क्या होगा, ए, क्योंकि ये वाला एटम जो फर्स्ट रो का है और थर्ड रो का वो बिल्कुल एक दूसरे के सीध में, तो इसका नाम होगा ए बी टाइप अरेंजमेंट। देख सकते हैं आप, ए बी अरेंजमेंट कहलाएगा ये। यहां अगर किसी भी एक एटम को टच करने वाले, जरा देखें आप, किसी भी एक एटम के को टच करने वाले, जैसे ये वाला एटम मैं सपोज कर रहा हूं, ये इस एटम को यदि मैं मान लूं, इस एटम को टच करने वाले जितने एटम है उन सबके सेंटरों को यदि मैं एक लाइनिंग से ज्वाइन कर दूं इस तरह से, देखें आप, तो मेरे पास एक वर्ग बन जाता है, स्क्वायर। और यहां यदि इस एटम को टच करने वाले कितने एटम होंगे, 1 2 3 4 5 6, यदि इनके सेंटरों को भी ज्वाइन कर दिया जाए इस तरह से, तो मेरे पास एक हेक्सागोनल बन जाएगा। मेरे पास एक हेक्सागोनल बन जाएगा। और ये जो अरेंजमेंट होगा ये एबी टाइप का अरेंजमेंट होगा। कुल मिलाकर यहां 1D से हमने 2D स्ट्रक्चर को प्राप्त किया है, यानी एक विमीय निबिड़ संकुलन से हमने द्विविमीय निबिड़ संकुलन को बनाया है। एक विमीय निबिड़ संकुलन में जो कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो इस तरह का है, एक ही एक्सिस के अलोंग है, जबकि 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स में यानी द्विविमीय निबिड़ संकुलन में हम 1D से ही 2D बनाते हैं, लेकिन कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप का होता है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। देख क्या रहे हैं आप कि यहां जो एटम है उसके बिल्कुल डायरेक्शन, बिल्कुल उसके फर्स्ट लेयर जो रो है उसके एटम के जो सेंटर है उसी के सेंटर के सीध में नेक्स्ट रो का एटम अरेंज है। तो यहां जो इस एटम को टच करने वाले एटम है उनकी जो नंबरिंग होगी, कितने एटम होंगे उनकी जो नंबरिंग होगी उसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान रहे, किसी स्ट्रक्चर में जितने एटम एक दूसरे को टच करते हैं उनकी नंबरिंग कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। और आप यहां देख सकते हैं यानी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, क्योंकि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो कि स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है उसमें जो टच करने वाले एटम है उनकी संख्या है 4, जबकि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में टच करने वाले एटमों की जो नंबरिंग है वो है 6, क्योंकि इस वाले एटम को टच करने वाले कितने एटम है 6। यहां जो संरचना बनती है, यहां जो स्ट्रक्चर्स बनती है, उन स्ट्रक्चर्स में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और इसका नाम होगा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो यहां 2 तरह की स्ट्रक्चर बनती हैं 2D में, और ये बनती 1D से ही है। हम इसको कुछ और डायग्राम के माध्यम से इस तरह से देख सकते हैं। कैसे, जरा देखें आप, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, इस स्ट्रक्चर में देखें जरा ध्यान से, यहां ये जो एटम आपको अरेंज होते नजर आ रहे हैं, इन एटमों में ये वाला एटम है, ये वाला एटम जिसको मैं इस तरह से, ये जो एटम है ये सेम इस एटम के बिल्कुल सीध में है, ये वाला एटम इसके बिल्कुल सीध में, ये वाला एटम इसके बिल्कुल सीध में, सेम ऐसे ही। तो यहां जो 4 एटम्स जो टच कर रहे थे इस एटम को, उनको मिलाने पर एक स्क्वायर बनता है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2D। नेक्स्ट अगर हम देखें, हालांकि ये चित्र मैं आपको बना के समझा चुका हूं, नेक्स्ट हम देखें कि हेक्सागोनल में जो शेप होती है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं जैसे कि आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। अब हमको पढ़ना यह होगा
कि 2D के बाद अब हम पढ़ेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3D। अब 3D को हम कैसे सपोज करें? मान लीजिए हमारे पास जिस रूम में हम हैं उस रूम में हमने एक किसी कॉर्नर पर कांस्टेंट पार्टिकल्स एज ए बॉल, हम उसको सपोज कर लें बॉल, और उसको इस तरह से यूं अरेंज कर दिया कोने में, नीचे फर्श के कोने पर। सेकेंड लेयर उसी के साथ हमने लगाई, लेकिन सेकेंड लेयर को लगाने का यानी अरेंज करने का जो तरीका है वो ये है कि फर्स्ट रो में जो आपने कांस्टेंट पार्टिकल यानी बॉल को अरेंज किया है उसके एटम उसके बिल्कुल सीध में सेकेंड जो रो है उसका एटम होना चाहिए। इसी तरह से आप पूरे नीचे की जो फर्श है उसको भर दें। उसको भरने के बाद अब हमको करना यह है कि एक लेयर तैयार हो जाएगी। उस एक लेयर के बाद हमको अब सेकंड लेयर उस पर रखनी है, और सेकंड लेयर रखने का जो मेथड होगा वो ये होगा कि फिर से कांस्टेंट पार्टिकल के सीध में लेयर का कांस्टेंट पार्टिकल होगा। और इसी तरह से हम अगर इसको रखते जाएं, इसी ऑर्डर को आगे फॉलो करते जाएं, तो ये भी 3D में ए टाइप का अरेंजमेंट होगा, ए टाइप का। मैं इसको यहां कुछ ड्रॉ कर देता हूं इस तरह से, आप उसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये कांस्टेंट पार्टिकल है, ये 2D का अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है। इस 2D के अरेंजमेंट में ये एक लेयर हो गई मेरे पास, ये एक लेयर हो गई मेरे पास, ये एटम के सीध में बिल्कुल एटम है, आप इसको इस तरह से सपोज करें। अब मुझे करना क्या है कि इस एटम के बिल्कुल ऊपर, इस एटम के बिल्कुल ऊपर इन एटमों की लेयर को उठा के रख देना है। यानी इन एटम्स के ऊपर इस एटम की लेयर को ऐसे कैसे उठा के रखूं, सेम, यानी इसको मैं यहां से पकड़ूं और इसके ऊपर ऐसे कैसे रख दूं। ये जो एटम मेरा होगा, ये वाला, ये जो एटम होगा वो इस एटम के बिल्कुल ऊपर आने वाला है, ये जो एटम होगा वो इसके ऊपर आने वाला है, और ये जो एटम होगा वो इसके ऊपर आने वाला है। तो होगा ये कि जो कांस्टेंट पार्टिकल होगा उसके अरेंजमेंट में आप कोई भी 4 गोलों को देखें, ऐसे ही ये सेकंड लेयर के जो 4 गोले होंगे आप इनको भी देखें, क्योंकि हमने एटम्स को सेम साइज का सपोज किया हुआ है। यदि इन एटम्स को उठाकर, ये फर्स्ट लेयर है जो कि नीचे है और ये सेकंड लेयर है, और इसको उठाकर इसके ऊपर रख दें, और होगा ये कि इस एटम के ऊपर ये वाला एटम होगा, यानी 1 तो मैं इसको 1 लिख देता हूं, ये 2 तो मैं इसको 2 लिख देता हूं, ये 3 तो मैं इसको 3 लिख देता हूं, ये 4 तो मैं इसको 4 लिख देता हूं। यानी इस लेयर को उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं, तो कुल मिला के मेरे पास 8 एटम्स हो गए हैं। और 8 एटम्स के यदि सेंटरों को ज्वाइन कर दिया जाए, 8 एटम के सेंटरों को यदि ज्वाइन कर दिया जाए तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा उस स्ट्रक्चर का नाम होगा क्यूब, कुछ इस तरह से। यहां एटम प्रेजेंट है, यहां एटम प्रेजेंट है, यहां एटम प्रेजेंट है, यहां भी, और सेम इसी तरह से, और यहां भी एटम प्रेजेंट है। ये एटम जनरली जैसे ये एटम इसको टच कर रहा है, सेम ये एटम भी इसको टच करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर में कई बार इस तरह के डायग्राम नहीं बन पाते, लेकिन अब बनाने का प्रयास करें तो बन सकते हैं। तो यहां जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी। ये 3D का स्ट्रक्चर है, और 3D में हमने इस स्ट्रक्चर को प्राप्त किया है किससे? 2D से। जिस तरह से हमने 2D को 1D से बनाया था, सेम ऐसे ही अपन 3D को 2D से बनाएंगे। और 2D से बनाने में हमारे पास 2 टाइप्स का था। नंबर फर्स्ट, 2D में जो नंबर फर्स्ट था हमारे पास वो था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो लेयर थी वो एक लेयर सेम एटमों की थी, एटम के सीध में एटम था,
सेम उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। तो आपको इस तरह से दिखेगा कि आप इसको फर्स्ट लेयर मान लें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आप फर्स्ट लेयर माने, इसके ऊपर ये सेकंड लेयर हो गई है, ये थर्ड लेयर हो गई है, इस तरह से ऐसे ये फिफ्थ लेयर हो गई है। लेकिन इस फर्स्ट लेयर के इन फर्स्ट और सेकंड दो एटम और सेकंड लेयर के इन दो एटमों के सेंटरों को ज्वाइन कर दें। अब चूंकि इनके पीछे भी एटम होंगे, इस एटम के पीछे यहां एटम होगा, इस एटम के पीछे यहां एटम होगा, इस एटम के पीछे भी एटम होगा, इस एटम के पीछे भी एटम होगा। तो जनरली हम 3D में इस तरह के डायग्रामों को ठीक से नहीं रिप्रेजेंट कर पाते, लेकिन फिर भी आप यहां इस जो बना हुआ डायग्राम है उसके बेसिस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा। वो कुछ ऐसा, जैसा आपको यहां इस स्ट्रक्चर में ये क्यूब बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे ही आपको एक क्यूब बनेगा। तो इसको हम कहेंगे, ये 3D का डायग्राम है पर ये है क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूब बन रहा है क्योंकि सारी एज जो लेंथ है वो सारी सिमिलर है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि 2D में जो हेक्सागोनल बना था, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से भी हम 3D बना सकते हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से भी हम 3D बना सकते हैं। और वो कैसे? कुछ इस प्रकार से कि हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर था उसमें कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से था और ये इस तरह से यहां टच करता हुआ ऐसे। अब हमको ये 2D का डायग्राम है, अब 2D से हमको 3D बनाना है। लेकिन 2D से 3D बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप बनाएं स्क्वायर क्लोज पैकिंग से या बनाएं आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से तो हम बना चुके हैं। अब हमको देखना यह है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जो कि 2D का स्ट्रक्चर है उससे 3D कैसे बनाएंगे। तो 3D बनाने का मेथड हमारे पास क्या हुआ कि ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है कांस्टेंट पार्टिकल्स का, इसमें आपको एक रिक्त स्थान यहां दिख रहा है, यहां जो कि त्रिभुजाकार है, ये वाला स्थान जो कि त्रिभुजाकार है। अगर इस एटम के साइज को ठीक से फॉर्म किया जाए तो एक आपको यहां भी एक त्रिभुजाकार रिक्ति दिखेगी, खालिस्तान दिखेगा। इन दोनों में क्या सेम ऐसे ही आगे रिपीट होगा। यहां जो रिक्ति होगी इसका शीर्ष ऊपर होगा, इसका शीर्ष नीचे है, इसका शीर्ष ऊपर होगा। नेक्स्ट यहां देखें, इसका शीर्ष ऊपर है, इसका शीर्ष नीचे है, इसका शीर्ष नीचे है, इसका शीर्ष ऊपर है, इसका शीर्ष नीचे है। तो यहां जो स्ट्रक्चर होगी उसको मैं आपको कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं, देखें जरा। या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो स्ट्रक्चर हमारी थी उसमें ये जो एटम्स थे उनका अरेंजमेंट इस तरह का था। एटम्स के अरेंजमेंट में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में त्रिभुजाकार जो आपको रिक्त स्थान दिख रहा है, आप जब भी किसी गोलों को जब हम अरेंज करते हैं तो उनके बीच में रिक्त स्थान रह ही जाता है। आप गोलों का ऐसा कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है ही नहीं कि उनके बीच में रिक्त स्थान ना बचे। लेकिन ये जो आपको रिक्ति दिख रही है ये त्रिभुजाकार रिक्ति है, इसका शीर्ष ऊपर है। लेकिन ये भी त्रिभुजाकार रिक्ति है लेकिन इसका शीर्ष नीचे है। ऐसे ही सेम ये। अब हमको करना यह है कि कांस्टेंट पार्टिकल, ये 2D का डायग्राम है, इस पर 3D के लिए हमको एटम रखना है। लेकिन एटम को हम रखे कहां? एटम को हम यहां रख सकते हैं जो कि ये वाला, जिस त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष ऊपर है। रिक्ति क्या होती है? सॉलिड्स के फॉर्म होते समय उनके बीच में जो रिक्त स्थान बच जाता है उसको रिक्ति, अंतराकाश, छिद्र, वॉइड्स के नाम से जाना जाता है, या हॉल्स भी कहते हैं। हमको जब इसके ऊपर लेयर रखनी होगी तो हम कांस्टेंट पार्टिकल को या तो यहां रखें इस तरह से इस रिक्ति के ऊपर, या हम इस रिक्ति के ऊपर रखें। दिखने में यदि मैं इसको ए नाम दे दूं और इस रिक्ति को मैं बी नाम दे दूं, हालांकि लिखा हुआ है अगर दिख पा रहा हो तो, अगर मैं ए नाम की रिक्ति के ऊपर एटम को रखूं तो बी नाम की रिक्ति खाली रह जाएगी, और यदि बी नाम की रिक्ति के ऊपर एटम रखूं तो ए नाम की रिक्ति खाली रह जानी है। हालांकि दिखने में दोनों त्रिकोणीय रिक्ति हैं, एक जैसी नजर आती हैं, लेकिन इसके ऊपर जब एटम का लेयर अपन रखेंगे तो अरेंजमेंट इस ढंग से होगा
कि यदि आप एटम को यहां रखते हैं तो एटम यहां नहीं रखा जाएगा, फिर यहां रखा जाएगा। मीनिंग सीधे शब्दों में यह हुआ कि यदि जिस रिक्ति का शीर्ष ऊपर है उसको यदि एटम से ढकते हैं तो वह रिक्ति खाली रह जाएगी जिसका शीर्ष नीचे है। ये सेम ऑर्डर आगे चलेगा, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगी वो बन के आएगी 3D का स्ट्रक्चर। और उस 3D के स्ट्रक्चर को डायग्राम के माध्यम से हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। जरा देखें आप, ये सेम, ये जो आपको कांस्टेंट पार्टिकल दिखाया हुआ है, ये वाला, ये जो गोला आपको दिखाया हुआ है, ये फर्स्ट लेयर का है, ये भी फर्स्ट लेयर का है, ये जो आपको दिखा रखा है, ये ऐसे ही आगे ये ऑर्डर चल रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो हम ये वाला एटम रखे हैं, ये वाला एटम, ये इस तरह से, ये जो एटम होगा ये इसके ऊपर वाली लेयर का होगा, या फिर हम इसको एक बार ठीक से और थोड़ा इस तरह से देख सकते हैं कि लेयर्स में जो डार्क सर्किल आपको दिखा रखा है, ये वाला एटम और ये वाला एटम, ये सेकंड लेयर का एटम है। जबकि जो आपको ये वाले एटम दिखा रखे हैं, ये फर्स्ट लेयर के हैं, और जो रेड कलर से दिखा रखे हैं वो सेकंड लेयर के हैं। तो जैसा कि हमने देखा कांस्टेंट पार्टिकल को जब हम इस तरह से अरेंज करते थे यूं, तो इनके बीच में ये रिक्तियां बचती थी। रिक्ति मतलब ये रिक्त स्थान। यदि हम कांस्टेंट पार्टिकल को इस तरह से रखें कि वो इस वाली रिक्ति को कवर करे, यानी यहां, अब हमने जो कांस्टेंट पार्टिकल रखा है, ये फर्स्ट लेयर, ये एक लेयर बिछा हुआ था जो रेड कलर के आइटम से आपको दिखाया हुआ है, इसके ऊपर सेकंड लेयर अब एडजस्ट होने जा रहा है। तो सेकंड लेयर के एटम को रखने की दो कंडीशन हमारे पास है। दो कंडीशन में ये कि या तो एटम रखा जाए उस रिक्ति के ऊपर जिसका शीर्ष ऊपर है, या उसके ऊपर जिसका शीर्ष नीचे है। मैंने यह जो एटम रखा है ये उस रिक्ति पर रखा है जिसका शीर्ष ऊपर है। तो नेक्स्ट फिर अरेंजमेंट कुछ इस तरह से चलेगा जो आपको यहां डायग्राम में दिख रहा है। अब यहां इस स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए, इस वाले को, इस वाले पोर्शन को, तो यहां जो कंडीशन जनरेट हो रही है वो कुछ ऐसा कि 3 एटम्स तो नीचे हैं, इस तरह से, और इनके ऊपर एक एटम इस तरह से रखा हुआ है। क्यों? देखें जरा आप, 1 2 3 इन रिक्तियों का शीर्ष ऊपर, और इसके ऊपर सेकंड लेयर का एटम ऐसे रखा हुआ है। अब टोटल मिलाकर यहां जो एटम हो गए वो हो गए 4 एटम्स हैं। यदि इन 4 एटम के सेंटरों को ज्वाइन कर दिया जाए, 4 एटम्स के सेंटरों को यदि ज्वाइन कर दिया जाए तो हमको एक ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है। इस एटम के सेंटर को इस एटम के सेंटर से, इस एटम के सेंटर को इस एटम के सेंटर से, इस एटम के सेंटर को इस एटम के सेंटर से, और जो फर्स्ट प्लेन में जो 3 एटम्स हैं उन तीनों एटम के सेंटरों को भी हम ज्वाइन कर दें, किससे? ऊपर वाले एटम के सेंटर से। तो हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। देख सकते हैं आप, ये सेकंड लेयर का एटम है और इनके सेंटरों को मैं इस तरह से ज्वाइन कर देता हूं। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर निकल कर आएगी, इस स्ट्रक्चर को पढ़ा जाएगा चतुष्फलक। क्योंकि बनने वाली स्ट्रक्चर का नाम चतुष्फलक है, इसलिए बनने वाली स्ट्रक्चर का नाम चतुष्फलक है, इसलिए इस रिक्ति का नाम चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाएगी। ध्यान रहे, यहां जो रिक्ति बन रही है वो चतुष्फलकीय नहीं है, बल्कि 4 एटम के सेंटरों को ज्वाइन करने पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो चतुष्फलकीय है। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखते रहिए CCI कैरियर मेकर ऑनलाइन एजुकेशन। थैंक यू।